ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा, उसका जो बॉस रहेगा, वो क्या कर सकता है, ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके, यहाँ पर इसको ए मत लिखो, एडजुडिकेटिंग पूरा लिख दो। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ पर GSTAT, ठीक है, और हाई कोर्ट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का हायरार्की क्या रहेगा, बोलो। हाँ, पहले सुपरिटेंडेंट था, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, इस तरीके से था। अभी सुपरिटेंडेंट था अप टू 10 लाख, ये था मोर देन 10 लाख अप टू 1 करोड़, ये मोर देन 1 करोड़। एंड IGST का केसेस रहेगा तो डबल, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इन लोग तीनों ने ऑर्डर पास किया, ओके, इन लोग तीनों ने ऑर्डर पास किया, तो हम लोग को अगर अपील करने का रहेगा, ओके, अगर इन लोग तीनों का ऑर्डर रहेगा, हम लोग को अपील करने का रहेगा, तो हम लोग JC अपील्स या फिर एडिशनल कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। अगर इन लोगों ने ऑर्डर पास किया रहेगा तो हम लोग को अपील किधर करना पड़ेगा, कमिश्नर अपील्स में जाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, अभी अगर समझो ये लोग तीनों हैं, ओके, ये लोग तीनों ने ऑर्डर पास किया, देन जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कैन रिवाइज देयर ऑर्डर। ओके, इन लोग के ऑर्डर को कौन रिवाइज कर सकता है, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ओके, कमिश्नर जो है वो जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, और कोई भी ऑर्डर एक ही बार रिवाइज हो सकता है। उसका मतलब क्या होगा, कौन सा, ये, हाँ, इन लोग तीनों का ऑर्डर, इन लोग तीनों में से, हाँ, कोई भी ऑर्डर ये लोग रिवाइज कर सकते हैं, जैसे हाँ, अगर इन लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑर्डर पास किया है तो ये लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन इन लोगों ने जो ऑर्डर ये रिवाइज किया हुआ है, ये रिवाइज्ड ऑर्डर को कमिश्नर रिवाइज नहीं कर सकता। हाँ, लोअर वाला, हाँ, क्योंकि कोई भी ऑर्डर एक ही बार रिवीजन हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब कि अगर इन लोगों ने JCAC ने रिवाइज कर दिया है कोई ऑर्डर, तो फिर कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज दैट। ओके, मतलब कोई भी ऑर्डर सिर्फ एक ही बार रिवाइज होएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी देखो, अगर ACDC का ऑर्डर रिवाइज हो चुका है बाय JCAC, तो हम लोग अपील के लिए कहां पर जाएंगे, वेरी गुड, GSTAT जाएंगे। देखो, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी जो है ये वाला, ओके, ये इसके लेवल का ही है। देखो, JCA, ये भी JCA लेवल वही है। ओके, तो हम लोग इसके पास वापस नहीं जाएंगे, मतलब इसके लेवल के पास। अभी डायरेक्टली किधर जाएंगे, रिविजनल अथॉरिटी का जो ऑर्डर रहेगा उसके सामने हम लोग डायरेक्टली GSTAT में जाएंगे। ओके, तो रिवाइज हो गया, इसने रिवाइज किया। अभी अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को अपील किधर करना है, रिवाइज ऑर्डर, GSTAT। ओके, रिवाइज ऑर्डर के सामने अपील कहां पर होगा, एट GSTAT। पॉइंट समझ में? तो GSTAT के पास दो मैटर्स आएगा। एक मैटर जो अपीलेट अथॉरिटी से आ रहा है, ओके, एक मैटर जो रिविजनल अथॉरिटी के अगेंस्ट जो अपील कर रहा है वो। पॉइंट समझ में आया क्या? और उसके अंदर भी बाइफर्केशन है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर रहेगा तो प्रिंसिपल बेंच, अगर अदर देन POS रहेगा तो स्टेट बेंच। पॉइंट क्लियर है क्या, क्या बोला? तो GSTAT के पास दो मैटर आएगा। एक मैटर जो लोग रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, मतलब इसने रिवाइज किया तो अभी इसके अगेंस्ट अपील कर जाना है, तो GSTAT। पॉइंट क्लियर है क्या? यहां तक समझा? रिवीजन का पावर वो लोग कब यूज कर सकते हैं, जब डिपार्टमेंट अपील का टाइम खत्म हो गया। देखो, डिपार्टमेंट के पास दो चांस है। ओके, एक तो नॉर्मल अपील,
ओके, अगर नॉर्मल अपील नहीं होता है, मतलब गलती से भूल गए, ओके 6 महीने का टाइम था, 1 मंथ एक्सटेंशन, ओके टोटल ऐसा 7 महीने का टाइम था डिपार्टमेंट को। अगर ये टाइम निकल गया और अपील करना रह गया तो क्या होएगा? हाँ, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे, इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका ऑर्डर रिवाइज कर दो, फिर ये रिवाइज करेगा, फिर हम लोग जीएसटी 80 जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो भाई ऑर्डर्स दैट कैन बी रिवाइज्ड करके वो पढ़ेंगे। बाकी हो ऊपर का हुआ, ठीक है। Those decisions or orders which are passed by officer subordinate to him, सबॉर्डिनेट ऑफिसर मतलब जेसीएसी का सबॉर्डिनेट है, एसी डीसी सुपरिटेंडेंट, ओके कमिश्नर का सबॉर्डिनेट है जेसीएसी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि ये लोग जो लोग सबॉर्डिनेट है, इन लोग के ऑर्डर को रिवाइज किया जाएगा। तो दोज डिसीजंस और ऑर्डर्स पास्ड बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue। मतलब कि इन लोगों ने कुछ फैक्ट्स को कंसिडर बिना किए ऑर्डर पास किया होगा, इट इज इलीगल और इम्प्रॉपर और हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट सर्टेन फैक्ट्स। देखो मेनली जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, वो ऑन फील्ड काम कर रहा है, मतलब असीसी के साथ वो बातचीत कर रहा है, तो फिर उसका चांस ज्यादा है मिला जुला हो, मिली भगत हो। ओके, अपन ने उसको कुछ एक्स अमाउंट ऑफर किया तो उसने हाँ बोल दिया, ओके तो इसके लिए रिव्यू अथॉरिटी को रखा है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर समझो ऑफिसर है, ओके हम लोग रोज ऑफिसर से मिलते रहते हैं, ऐसे सीए तो रेगुलरली जाते रहते हैं, तो सीए का नाम रखने के लिए या फिर उसका इज्जत रखने के लिए, ओके उसके सामने तो क्या कर सकता है, थोड़ा फेवर में पास कर दिया ऑर्डर, लाइटली पास किया, मतलब कि रेवेन्यू को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, रिलेशन को ज्यादा ध्यान दिया। हाँ, तो जॉइंट कमिश्नर जो है वो क्या कर लेगा, ऑर्डर रिवाइज कर देगा नॉर्मल ऑफिसर का। पॉइंट समझा? देखो डिपार्टमेंट तो अपील कर सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट हर केस में अपील पे जा नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि डिपार्टमेंट को एक मॉनिटरी लिमिट दिया है, ओके आप उससे कम रहेगा तो अपील नहीं कर सकते, आप हार गए, आपका हार एक्सेप्ट कर लेने का, ओके 10 लाख 20 लाख करके एक लिमिट है, ओके वो मॉनिटरी लिमिट है, अगर उसके नीचे रहेगा तो डिपार्टमेंट टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपील करके, तो ऑफिसर क्या कोशिश करेगा हर बार, ये केस का अमाउंट 10 लाख से कम है एग्जाम्पल, तो एसएससी के फेवर में कर दो, वैसे भी तो डिपार्टमेंट अपील नहीं करेगा। तो इसीलिए रिवीजन अथॉरिटी है, ताकि वो जो छोटे मोटे ऑर्डर मिस आउट हो रहे थे उन सब पे क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। अरे समझ में रिवीजन अथॉरिटी का पर्पस, क्योंकि एक मॉनिटरी लिमिट के ऊपर ही अपील हो सकता है बाय डिपार्टमेंट, सब केसेस में डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? तुम लोगों का इनकम टैक्स में भी था, ओके 20 लाख कुछ था ना, याद नहीं आया मेरे को, कुछ था, मतलब डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने का एक मॉनिटरी लिमिट है, ओके उसके ऊपर ही फाइल कर सकता हूं। अगर समझो मॉनिटरी लिमिट वो लोगों ने सेट कर दिया है 10 लाख रुपीस, ओके मतलब 10 लाख के नीचे का जो भी टैक्स का अमाउंट का ऑर्डर पास होगा, ओके उसमें डिपार्टमेंट अपील ही नहीं करेगा, ओके डिपार्टमेंट मान लेगा कि वो हार गया, ओके भले फिर केस कैसा हो डिपार्टमेंट के फेवर में होता रहेगा, पर फिर भी डिपार्टमेंट अपील नहीं फाइल कर सकता। आ रहा है समझ में? हाँ नॉर्मल ये अपील अथॉरिटी, ऑर्डर दैट कैन बी रिवाइज, इसके अंदर हम लोग ने देखा कि सबऑर्डिनेट पर्सन का ऑर्डर क्या करेगा, ये लोग रिवाइज करेंगे। अभी ऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी रिवाइज्ड, ओके ऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी रिवाइज्ड, अभी ये वाला देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहला बोला हुआ है नॉन अपीलेबल ऑर्डर, ओके नॉन अपीलेबल ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा ऑर्डर जिसमें असेसी खुद ही अपील फाइल नहीं कर सकता था, उस ऑर्डर को आप रिवाइज नहीं कर सकते। देखो ऐसा ऑर्डर जिसके सामने
आरसीसी को अपील फाइल करना अलाउड है ही नहीं। ये 4 ऑर्डर ओके, ये 4 ऑर्डर जो है इसके सामने आरसीसी अपील फाइल नहीं कर सकता कभी भी। तो अगर आरसीसी को अपील फाइल करना अलाउड नहीं है ओके, तो फिर रिवीजन भी नहीं हो सकता इन ऑर्डर्स का। ओके, कौन से ऑर्डर है ये पढ़ेंगे अभी। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। देखो, मतलब हम लोग का ऑफिसर चेंज होता है कभी कभी, उसका बदली हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो हम लोग का केस भी दूसरे ऑफिसर के पास जाता है। तो हम लोग को एक इंटीमेशन आता है कि अभी से आपका केस ये ऑफिसर संभालेगा। ओके, आपको इसको ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना। तो ऐसा हम लोग को एक ऑर्डर लिख के आया, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम लोग को वही ऑफिसर चाहिए। समझ में आया क्या? जो ऑफिसर आया उस पोस्ट पे उसके सामने जाओ। समझा पॉइंट? दूसरा, सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि अगर समझो हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन सर्च सीजर में वो लोग लेके जा रहे हैं। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट लेके गए, रजिस्टर लेके गए, डॉक्यूमेंट लेके गए, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये सब क्यों लेके जा रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? हम लोग अपील फाइल नहीं कर सकते। ओके, लेके जा रहे तो लेके जाने दो। अगर हम लोग के अगेंस्ट कुछ केस बनेगा तो वो लोग क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे, उसका रिप्लाई करो, फिर वो लोग ऑर्डर पास करेंगे। तो पहले उनको लेके जाने दो, लेके जाएंगे तो ही तो केस बना पाएंगे आपके अगेंस्ट। तो लेके जाने के टाइम हम लोग रोक नहीं सकते। समझा पॉइंट? लेके जाके उन्होंने कुछ बनाया तो उसके सामने हम रिप्लाई कर सकते, फिर ऑर्डर पास होगा, फिर अपील में जा सकते। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। मतलब कि अगर समझो हम लोगों ने 2 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर ओके ऐसा फ्रॉड किया, तो हम लोग को जेल होने वाला है। प्रोसिक्यूशन मतलब जेल का प्रोसीडिंग, सब इम्प्रिजनमेंट वगैरह। तो वो सब अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको एक ऑर्डर आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको 3 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट किया गया। तो उसके लिए हम लोग अपील नहीं कर सकते। हम लोग को अपील करना है तो मेन जो ऑर्डर है अपना, जो आपका फ्रॉड हुआ है उसके सामने अपील करो। उधर जीत गए तो प्रोसिक्यूशन माफ होएगा, आप खाली प्रोसिक्यूशन के लिए अपील नहीं कर सकते। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 80। सेक्शन 80 था इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। 24 इंस्टॉलमेंट था, हम लोग टुकड़े टुकड़े में टैक्स पे कर सकते थे, याद है यार? ओके, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके टैक्स पे कर सकते थे, लेकिन अगर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, बोलता है कि नहीं आपको हम नहीं देंगे ये स्कीम, तो हम लोग अपील नहीं कर सकते। ओके, उसने बोल दिया तो फाइनल। आया समझ में क्या बोला? तो 4 चीजें, ये 4 चीजों के अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल नहीं कर सकते। इस वजह से ये 4 ऑर्डर्स रिवाइज नहीं हो सकते। समझा पॉइंट? रिवाइज नहीं होएगा, जो ऑफिसर बोलता है वो फाइनल है। क्लियर है क्या? तो ये पहला वाला हुआ। दूसरा, ये समझ में आया क्या? क्लियर है ये? बोलो क्या डाउट, पूछो, बोलो बोलो, कुछ डाउट? प्लीज प्लीज बोलो ना, कुछ तो डाउट रहे। हाँ, डाउट बनाओ। क्लियर है क्या सबको? चलो सेकंड पॉइंट। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर दैट कैनॉट बी रिवाइज्ड। मतलब कुछ कुछ ऑर्डर्स ऑफिसर रिवाइज नहीं कर सकते। ओके, दूसरा, एन ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील इज फाइल्ड बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखो फॉर एग्जाम्पल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसने फॉर एग्जाम्पल 3 मैटर पे हम लोग के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया। ओके, 3 मैटर पे हम लोगों ने उसने क्या किया, ऑर्डर पास किया। से 180 डेज में पेमेंट नहीं किया उसके ऊपर, टाइम लिमिट के बाद आईटीसी लिया उसके ऊपर, एंड आरसीएम के ऊपर। ओके, ये 3 केसेस है जिसमें उसने क्या किया, हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया।
अभी आरसीएम का जो मैटर है ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये हम लोगों ने बोला ठीक है जाने दो, भर देते कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी दोनों के लिए असेसी अपील में चला गया, 3 महीने का टाइम लिमिट रहता है, तो असेसी किधर चला गया, अपील में। अब देखो, अभी रिवीजन अथॉरिटी आया, वो कौन सा ऑर्डर मतलब कौन सा मैटर्स को रिवाइज नहीं कर सकता। हाँ, जो हम लोगों ने अपील में हम लोग चले गए ना, वो मैटर्स को वो रिवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ऑलरेडी दूसरा अथॉरिटी देख रहा है उसको। लेकिन ये मैटर्स जो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसको वो रिवाइज कर सकता। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? कौन सा रिवाइज नहीं कर सकता? जिधर हम लोग ऑलरेडी अपील में जा चुके हैं। ओके, दिस कैन नॉट बी रिवाइज्ड। ओके, दिस कैन नॉट बी रिवाइज्ड। समझ में आ रहा है? एंड जो मैटर हमने एक्सेप्ट किया है वो मैटर रिवाइज हो सकता है। हाँ, कर सकते हैं। सेम लाइक इनकम टैक्स, पार्शियल मर्जर, टोटल मर्जर। क्या? हाँ, नहीं नहीं उसमें नहीं, नहीं। हाँ, कम नहीं, बढ़ाएंगे ही। कम ही करना होगा तो फिर इधर ही कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को फिर अपील में जाना पड़ेगा। अगर हम लोग को लग रहा है कि ज्यादा लायबिलिटी है तो आप अपील फाइल करो, खुद से नहीं करेंगे। इनकम टैक्स में क्या था? 264 में पार्शियल मर्जर नहीं था, 264 में नहीं था, 263 में था। देखा है कि नहीं ये वाला? अगर समझो हमारे अगेंस्ट रिवाइज करना है तो जो मैटर में अपील में नहीं गए उसमें उतने मैटर को रिवाइज करेगा। लेकिन 264 में अगर हम लोग एक भी मैटर के लिए मांगते, समझो 4 मैटर था, ओके, एक में हम लोग ने अपील फाइल किया तो बाकी का मैटर रिवाइज नहीं हो सकता। बर देखना याद आएगा, इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आता है एग्जाम में क्वेश्चन, फिक्स आता है। तो हम लोग के टाइम पे आता था, अभी बताना। 263 264 इसके ऊपर आता ही है। ये समझ में आएगा क्या बोला? देखो इसमें क्या बताया मैंने, 3 मैटर था, 3 मैटर में से एक मैटर हम एक्सेप्ट कर चुके, 2 मैटर हमको चैलेंजिंग करना है, मतलब उसको आगे लेके जाना है। तो जो मैटर को हम अपीलेट अथॉरिटी में लेके जा रहे हैं, ओके, वो मैटर्स रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज नहीं कर सकता। बोलो, समझ में आ रहा है बाकी? ओके, तीसरा अपना हो गया। तीसरा, पीरियड ऑफ 6 months, period of 6 months has not expired and 3 years have expired। देखो क्या लिखा है यहां पर, period of 6 months have not expired and 6 months have expired। इसका इंटरप्रिटेशन करो खुद से, एक बार ट्राई करो। ब्रैकेट में लिखा है वैसे तो, अभी कुछ बचा नहीं है, ये ब्रैकेट लॉ में नहीं है। सुनो, देखो इसमें क्या बोला हम लोग का हेडिंग क्या, क्या पढ़ रहे हम लोग? ऑर्डर दैट कैन नॉट बी रिवाइज्ड। ऐसा ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकते जिसको पास होके 6 महीना खत्म ना हुआ हो एंड 3 साल खत्म हो गया हो। देखो समझो, यहां पर समझो एक ऑर्डर है, 1 जनवरी को पास किया उसने, ओके, 1 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया उसने। अभी 30th जून 2025, ओके, 6 महीने तक का डेट है। मतलब ये जो ऑर्डर पास हुआ है, ये ऑर्डर रिवीजन के लिए तभी लिया जा सकता है जब 6 महीना एक्सपायर हो गया हो, ओके, एंड 3 साल एक्सपायर ना हुआ हो। आया समझो? देखो 25 से 27 3 साल। देखो अभी यहां पर क्या बोला गया है,
ऐसा ऑर्डर आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते जिसको पास होके 6 महीना खत्म ना हुआ, मतलब यहां पर कहीं पर रिवीजन नहीं कर सकता हूं, यहां पर रिवीजन नहीं कर सकता, यहां पर मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, तो मैं यहां पर येलो में जो मार्क कर रहा हूं वहां पर रिवीजन पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नॉर्मल रीडिंग में नहीं समझ में आता है। ओके, ध्यान से देखो, ऐसा ऑर्डर जिसको पास करके 6 महीना ना हुआ हो, ऐसा ऑर्डर रिवाइज नहीं हो सकता, मतलब ऑर्डर रिवाइज करने के 6 महीना खत्म होना चाहिए। ओके, वो 6 महीना क्यों बोल रहे हैं लोग, क्योंकि 6 महीना इज द टाइम फॉर डिपार्टमेंट टू फाइल अपील। पहला 6 महीना तो डिपार्टमेंट का है अपील फाइल करने का, अपील फाइल नहीं किया तो रिवीजन करो, ये उसका सेकेंड इंटरप्रिटेशन। आ रहा है समझ में क्या बोला? देखो, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, डिपार्टमेंट अपील का टाइम निकलेगा तो रिवीजन, तो डिपार्टमेंट अपील का टाइम निकलने दो फिर रिवीजन करो, और रिवीजन करो मतलब कभी भी नहीं कर सकते, ऑर्डर पास होके 3 साल के अंदर अंदर करना, समझा? तो 6 महीने खत्म नहीं हुए तो कैनॉट रिवाइज, 3 साल खत्म हो गए तो कैनॉट रिवाइज। समझा क्या? इसको लिखो, क्योंकि नहीं समझेगा बाद में, बाउंसर जाएगा फिर। एक्सपायरी ऑफ 3 years। हाँ बोलो, पूछो पूछो। हाँ बोलो, समझा है क्या? हाँ, कोई डाउट नहीं, आगे। हाँ, उसके बाद देखो, द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन एट एन अर्लियर स्टेज। उसके बाद लिखा है द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड इज अ रिविजनल ऑर्डर इन फर्स्ट प्लेस। इन दोनों का मीनिंग बताओ, रीड करो, थोड़ा समझो, ट्राई करो, दोनों सेम लग रहा है क्या तो वो भी बताओ। हाँ, थोड़ा बताया है मैंने, रीड करो, देखो सोचेंगे तो इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ेगा, वो सब मैं बता दूंगा तो जल्दी नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, रिवाइज ऑर्डर रिवाइज नहीं हो सकता। हाँ, और एक पॉइंट हुआ। हम्म हम्म हाँ करेंगे वो, बोलो तो लो, ट्राई करो। सेकंड वाले में नहीं। हाँ देखो, रिवाइज ऑर्डर तो रिवाइज नहीं हो सकता, एंड जो ओरिजिनल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था अगर वो एक बार रिवाइज हुआ तो ओरिजिनल वाले का ऑर्डर भी वापस रिवाइज नहीं हो सकता। नहीं, सेम नहीं हुआ। देखो देखो, सुनो सुनो, समझो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया, समझो ऑर्डर नंबर 123। अभी ये ऑर्डर जो है, ओके, ये रिवाइज हो गया, ओके, बाय रिविजनल अथॉरिटी। ओके, इन लोगों ने रिवाइज कर दिया इस ऑर्डर को। अभी ऑर्डर का नंबर समझो हो गया 235, ठीक है? अभी यहां पर कहा जा रहा है ऑर्डर नंबर 235 भी रिवाइज नहीं हो सकता और ऑर्डर नंबर 123 भी रिवाइज नहीं हो सकता।
देखो जो रिवाइज ऑर्डर है वो भी रिवाइज नहीं हो सकता, एंड ऑर्डर नंबर 123 भी अगली बार रिवाइज नहीं हो सकता। मतलब एक बार अगर समझो रिवाइज कर दिया आरसीएम के मैटर पे, और उसको लग रहा है कि अभी दूसरा मैटर भी ले लेता हूँ रिवीजन के लिए, नहीं ले सकता, एक ही बार रिवीजन पॉसिबल है। अभी समझ में आया पॉइंट? हाँ, क्या क्या? हाँ, कौन सा? हाँ बराबर है, ये 0.5 है और ये वाला 0.6 है। क्या हुआ? 4 and 5, हाँ मतलब भाई अब रिवाइज्ड ऑर्डर हो चुका है, द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड इज अ रिवीजन ऑर्डर, मतलब कि ये 235 का बात कर, एंड ये ऑर्डर ऑलरेडी टेकन फॉर रिवीजन, मतलब कि 123 हैज ऑलरेडी टेकन फॉर रिवीजन, सो नाउ यू कैन नॉट रिवाइज्ड 123। हम्म हम्म हाँ बराबर, तो कमिश्नर रिवाइज करे बराबर, बस कमिश्नर तक की है, हाँ क्योंकि लास्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही कमिश्नर है, सॉरी जॉइंट कमिश्नर है, हाँ जॉइंट एडिशनल है, तो उसके ऊपर एक स्टेज बस, कमिश्नर का ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज्ड। पहली बात तो इसीलिए वो ऑर्डर पास ही नहीं कर रहा है, वो खाली रिवाइज कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें सेम ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? देखो तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, कुछ ऑर्डर्स को हम लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे, उसमें से सबसे पहला नॉन अपीलेबल ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर जिसके सामने ऑलरेडी हम लोगों ने अपील फाइल कर दिया है तो वो मैटर रिवाइज नहीं होगा, उसके बाद तीसरा जिसमें 6 मंथ्स खत्म नहीं हुआ हो एंड 3 साल खत्म हो गया हो, ऐसा रिवाइज नहीं होगा, एंड लास्ट वन, एंड उसका भी लास्ट, मतलब 2 पॉइंट जो है साथ में पढ़ सकते हम लोग, जो ऑर्डर पहले रिवाइज हो चुका है उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं करना, एंड जो ऑर्डर रिवाइज हो गया है रिवाइज्ड ऑर्डर भी रिवाइज नहीं करना, ओरिजिनल ऑर्डर भी दोबारा रिवाइज नहीं होगा एंड रिवाइज्ड ऑर्डर भी रिवाइज नहीं होगा। समझा क्या क्या पॉइंट? इसको लिखो, अपने वर्ड में लिखो थोड़ा, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत टेक्निकल है, इसे याद नहीं रहेंगे। अभी का पर्पस खाली समझने का पर्पस होना चाहिए। हुआ? टाइम लिमिट टू पास द रिवाइज्ड ऑर्डर, मतलब रिवीजन अथॉरिटी को अपना ऑर्डर कितने टाइम में पास करना है। देखो हम लोगों ने इसके पहले भी कुछ टाइम देखा, 6 महीना, 3 साल, उसमें और इसमें क्या फर्क है? हाँ बोलो, कौन सा? नहीं, ये वाले में अभी हम लोगों ने देखा 6 महीना और 3 साल, अभी अभी जस्ट देखा, देखो इधर क्या, हाँ ये थर्ड पॉइंट, हाँ 6 महीना खत्म, हाँ 6 महीना खत्म हो जाना चाहिए, और 3 साल खत्म नहीं होना चाहिए, ये टाइम लिमिट में और नीचे वाला टाइम लिमिट में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। देखो सुनो, थर्ड पॉइंट जो ये हम लोग को ये बता रहा है कि आप कौन से ऑर्डर को पिक कर सकते हो फॉर रिवीजन,
एंड जो ऑर्डर को आप पिक करते हो फॉर रिवीजन, उसका रिवाइज्ड ऑर्डर कितने टाइम में पास करना है वो नीचे आ रहा है समझ में। देखो प्रॉपर ऑर्डर को पिक करना है फॉर रिवीजन, कौन सा ऑर्डर जिसका 6 महीना खत्म हो गया और 3 साल खत्म ना हुआ, ऐसे ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए है। वो ऑर्डर को रिवाइज करने लिया तो कब तक रिवाइज करना पड़ेगा, ये टाइम लिमिट के नीचे का टाइम लिमिट के साथ। गेटिंग द पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है कि कौन सा ओरिजिनल ऑर्डर को आप रिवाइज कर सकते हो, ऐसा ओरिजिनल ऑर्डर जिसको पास करके 6 महीना खत्म हो गया हो और 3 साल खत्म ना हुआ हो। हाँ हाँ, मतलब वो ऑर्डर कब तक पास करना है आपको, आपका ऑर्डर। हाँ, ये रिवाइज्ड ऑर्डर का क्राइटेरिया, मतलब रिवाइज्ड ऑर्डर कितने टाइम में पास होना चाहिए। टाइम लिमिट टू रिवाइज द ऑर्डर, टाइम लिमिट टू रिवाइज द ऑर्डर। The revisional authority can revise the adjudicating authority's order before the expiry of 1 year from the date of order in such appeal, or before the expiry of 3 years from adjudicating authority order, whichever is later। देखो क्या बोला, 2 पॉइंट बोला, whichever is later, before the expiry of 1 year from the date of order in such appeal, तो ये ब्रैकेट लिखा है वो जाने दो, और before the expiry of 3 years from adjudicating authority order, whichever is later। चलो ट्राई करो, समझने को ट्राई करो। हाँ, 3 साल के बाद रिवाइज नहीं कर सकता था, तो अपर टाइम लिमिट तो 3 आ गया। अपर नहीं, ये एक्चुअली में अपर नहीं है। देखो लेटर लिया ना इधर, मतलब ये लेटर आया तो ये हो जाएगा। ओके, तो क्या बोला, 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर इन अपील, और 3 इयर्स फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर। जब एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना इसको, समझो 1 जनवरी 2025, ओके, ये दिन पे ऑर्डर पास हुआ है। ओके, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर पास हुआ, ठीक है। अभी हमारे पास अपील फाइल करने में कितना टाइम है, 3 महीना। तो हम लोगों ने अज्यूम करो अपील फाइल किया ऑन 25 मार्च, ओके, 3 महीने में हमने अपील कर दिया। ओके, अब देखो, अभी अपीलेट अथॉरिटी को अपील का जो ऑर्डर है, उन लोग का ऑर्डर पास करने का टाइम कितना है, कितना टाइम है, पढ़ के बताओ। नहीं, पहले तो, हाँ पहले तो ये बताओ, अपीलेट अथॉरिटी के पास ऑर्डर पास कर रहे हैं कितना टाइम है। वेरी गुड। ओके, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, वो भी एडवाइजरी टाइम लिमिट है। ओके, एक बोला ना एडवाइजरी टाइम लिमिट है, मतलब ये लोग लेट भी कर सकते हैं। हाँ, एडवाइजरी टाइम लिमिट है, मतलब कि अभी यहां पर समझो उसने लिया 2.5 साल लिया उसने, 2.5 ईयर ले लिया अपील का ऑर्डर पास करने, मतलब यहां से 2.5 ईयर्स ऐड करो। 2 ईयर्स मतलब 25 मार्च 27 एंड 6 महीना, तो 25 सितंबर ले लेता हूं। समझ में आ रहा है क्या, 25 सितंबर 2027। ओके, ये दिन पे क्या हुआ, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया। ओके, ये अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया। अब देखो, हम लोग का जो ऑर्डर था उसके अंदर एक मैटर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ था, आरसीएम का। ओके, तो आरसीएम के मैटर को लेके इसने रिवीजन किया रहेगा, बरोबर। अभी रिवीजन इसका जब कर रहा है तो कब तक उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से 1 साल, मतलब 24/9/2028, और 3 इयर्स फ्रॉम दिस डेट,
31st December 2027. Okay, whichever is later. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सुनो। और ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में 3 मैटर था, एक मैटर हमने एक्सेप्ट किया। ओके, एक्सेप्ट किया हुआ मैटर का नाम है आरसीएम। अगर आरसीएम का मैटर एक्सेप्टेड, अभी आरसीएम का मैटर एक्सेप्टेड, तो फिर उसने क्या किया रहेगा, रिवीजन के लिए उठाया रहेगा। ओके, रिवीजन के लिए उठाया। अभी रिवीजन उसको कब तक खत्म करना चाहिए, ऑर्डर पास करना चाहिए। ओके, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन अपील। ओके, अपना जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है, ओके, ये कब आ रहा है, 25 सितंबर 2027, ये डेट पे है। अभी ये डेट से, ओके, ये डेट से 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। ओके, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर मतलब कि इधर से 1 ईयर, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से 3 ईयर, मतलब 1/5 से 3 ईयर्स, whichever is later। पॉइंट समझा क्या? देखो, अगर समझो ऐसा होता कि अपीलेट अथॉरिटी को 1 साल में ही ऑर्डर पास करना है, सो 100% 3 ईयर्स का जो डेट है वही लेटर आता। अगर ऐसा होता कि अपीलेट अथॉरिटी को ही 1 ईयर में ही ऑर्डर पास करना है, तो ये 3 ईयर्स ही लेटर आता। लेकिन वो एडवाइजरी टाइम लिमिट होने की वजह से लेटर कैन बी डिफरेंट, जो हम लोगों ने यहां पर सीखा। हाँ, उस पॉइंट को रिवाइज करने का टाइम लिमिट इज लिंक टू अपीलेट अथॉरिटी। क्योंकि अगर इसके और इसको हम लोग को चैलेंज कर रहा है तो हम लोग जीएसटी 80 जाएंगे, और इसके ऑर्डर को भी जीएसटी 80 जाएंगे। डिवीजन अथॉरिटी है ना, इसके ऑर्डर को भी किधर जाने वाले हम, जीएसटी 80। इसके ऑर्डर में भी जीएसटी 80 जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जीएसटी 80 को जाने का है तो फिर दोनों को टाइम को सिंक करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, फिर वहां से 1 साल। हाँ, हर एक को 1 साल मिलेगा। नहीं नहीं, देखो, ओरिजिनल ऑर्डर से 1 साल नहीं, जो ऑर्डर को हम अपील फाइल कर रहे हैं उस ऑर्डर से 1 साल नहीं। देखो देखो, सुनो, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अपील फाइल करने से 1 साल नहीं। आप इसका डाउट है कि दूसरा डाउट था? देखो, फर्दर अपील करते हैं तो फिर हम लोग रिवीजन नहीं कर सकते हो। देखो, अगर समझो इसने ऑर्डर पास किया इधर, ओके, अभी हम लोग इसको अपील करेंगे, तो अभी जीएसटी 80 का 1 साल का टाइम लिमिट है, वो लगेगा। ओके, इसका टाइम खत्म हो गया ना, इसने ऑर्डर पास किया 24/9 को, इधर ऑर्डर, इधर भी ऑर्डर है 25/9 को। अभी देखेंगे ना अगर हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पर ना 2 अपील करना पड़े। एक तो ये ऑर्डर को अपील करने का टाइम लिमिट 3 महीना है, ये ऑर्डर को अपील करने का टाइम लिमिट 3 है। देखो, 3+3 था ना, जीएसटी 80 के पास जाने का टाइम क्या था, 3+3, तो हम लोग को यहाँ पर 3+3 में जाना था, बराबर। और रिवीजन अथॉरिटी का ऑर्डर 24/9/28 को ही आया, एग्जाम्पल लास्ट डेट पे आया, तो इधर से 3 महीने में हम जीएसटी 80 के पास जाएंगे। तो जीएसटी 80 के पास हम लोग 2 बार जा रहे हैं, 2 अलग ऑर्डर के लिए, तो जीएसटी 80 भी 2 अलग टाइम लिमिट में डिस्पोज करेगा ये अपील को। समझा पॉइंट का? वापस बता दो। हाँ हाँ, देखो सुनो, हाँ, दोनों का अलग अलग टाइम लिमिट रहेगा, लेकिन और दोनों का सेम टाइम लिमिट नहीं रहेगा, दोनों का अलग रहेगा। ये देखो, सुनो, हम लोग टाइम लिमिट वैसा रखा है इन लोगों ने, बट मतलब डिफर हो सकता है।
डिले हो सकता है ना रिव्यूइंग अथॉरिटी को। सुनो, ओके ये अपना ओरिजिनल ऑर्डर है। ओके अपना ओरिजिनल ऑर्डर है, इसमें 3 मैटर था। ओके 16 फॉर 180 डेज एंड आरसीएम। ओके ये मैटर जो है ये हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। ओके इसका डेट है 1 जनवरी 2025। ठीक है, अभी ये जो मैटर हमने एक्सेप्ट किया, ओके ये मैटर वो कब तक रिवाइज कर सकता है वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो कब रिवीजन के लिए उठा सकता है पहले वो समझते हैं, कब रिवीजन के लिए उठा सकता है। हाँ तो यहां पर मैं डायरेक्टली पीरियड लिख देता हूं। इट कैन बी रिवाइज्ड बिटवीन, ओके इट कैन बी रिवाइज्ड बिटवीन 1 जुलाई 2025 टू हाँ टू 31 दिसंबर 2027। आया अपन समझ में। देखो ये ऑर्डर कैन बी रिवाइज्ड बिटवीन दिस पीरियड ओनली। समझा यहां तक, यहां तक क्लियर है। अभी उसने क्या किया, रिवीजन के लिए ले लिया। ओके 10 अगस्त को लिया, ठीक है बराबर है। अभी ऑर्डर कब तक पास करना चाहिए वो हम लोग समझ रहे हैं। अभी ये जो मैटर है ये 2 मैटर, ओके ये 2 मैटर के लिए हम लोगों ने अपील फाइल किया। ओके अपील फाइल्ड, ओके अपील इज फाइल्ड ऑन, कब तक फाइल कर सकते हैं, 31 मार्च तक कर सकते हैं ना, 3 महीने में कर सकते हैं। ओके विथ 1 मंथ एक्सटेंशन। तो अज्यूम करते हम लोगों ने 25 को किया था इस केस में, वो 25 मार्च 25 को हमने अपील किया। ओके अपीलेट अथॉरिटी, appellate authority passed its order on, passed its order on, क्या डेट रखा था 25 सितंबर 27 ना 27। ओके डेट पे पास किया। तो रिवाइज्ड ऑर्डर ऑन आरसीएम मैटर, okay shall be passed, okay shall be passed up to, बोलो 1 year from 25/9/27 or 3 years from 1/1/25, whichever is later। समझा। तो क्या डेट आएगा 24/9/28। अभी देखो, अभी हम लोग का 2 ऑर्डर्स हम लोग के हाथ में। ओके एक ऑर्डर इन दोनों मैटर का है जो ये रहा। ओके ये हो गया। एक ऑर्डर जो है वो हम लोग का आरसीएम के मैटर वाला है। देखो कलरिंग देखो, ये जो है ना ये 25 सितंबर को जो ऑर्डर है वो इन दोनों मैटर का है जो हम लोग जीएसटी में जाएंगे। इधर आरसीएम का मैटर है, रिवीजन अथॉरिटी ने रिवाइज किया, इसके लिए भी जीएसटी में जाएंगे। लेकिन दोनों केस में टाइम लिमिट अलग रहेगा हम लोग का अपील फाइल करने का टू जीएसटी। यहां से 3+3 और यहां पर इधर से 3+3 ऑर्डर के डेट से, दोनों के रिस्पेक्टिव ऑर्डर के डेट से 3+3 आ रहेगा समझ में। हाँ बोलो। तो फिर डायरेक्टली 3 इयर्स आएगा लेटर में। हाँ अगर देखो हम अपील ही नहीं कर रहे वो 2 मैटर के लिए भी,
खाली एक्सेप्ट करके देखो, अपील नहीं किया मतलब कि हमने ये भी एक्सेप्ट किया बेसिकली। अपील नहीं किया तो तीनों एक्सेप्ट किया। अगर समझो तीनों एक्सेप्ट कर लिया तो रिवाइज कब तक होएगा? 3 years फ्रॉम ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर। लेटर में एक ही आएगा फिर, समझो? क्लियर हुआ? लिख लो इसको। अपील वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं ध्यान से करो। बाकी का तो इंटर का ही सिलेबस था अब तक। ओके, अभी तो बाहर आया इंटर से, असेसमेंट ऑडिट से, रिफंड से। हुआ? नहीं ना, फिर अपने को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ना। नहीं, इसमें कुछ लिखा नहीं है कंबाइन करने, क्योंकि यहाँ पर डेट ही अलग है ना, बहुत अलग हो सकता है डेट। हम लोग को बहुत टाइम मिल जाएगा इसमें। कौन सा? बोलो। क्या हो गया? 3 साल हो, 25 से 27 आएगा, 1 है ना इसके लिए। Okay. 1 जन है ना इधर, ओरिजिनल ऑर्डर का डेट। उधर से 3 साल। क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर से 1 साल। उसके पहले कर सकते, ये अपर टाइम लिमिट है। हाँ, ये अपर टाइम लिमिट है एवरीवन। इस दिन, हाँ, इसके बाद नहीं कर सकते। इसके पहले तो कभी भी कर सकते, और जल्दी होगा तो अच्छा है, फिर जल्दी करो। इसके बाद नहीं कर सकते, ये इसका मीनिंग है। नहीं, ये एडवाइजरी नहीं, ये फिक्स है, क्योंकि ऊपर वाला एडवाइजरी है। देखो, ये 1 ईयर तो एडवाइजरी था ना ऊपर वाला, ये जो 25/9 में आया ना, ये एडवाइजरी था। अगर ये 10 साल में आता है तो ये भी 10 साल हो जाएगा, समझ में? हाँ, उधर से 1 साल। हाँ, मतलब ये एडवाइजरी होने की वजह से ये 1 ईयर जो है ना, ये इन शॉर्ट 1 ईयर फ्रॉम एडवाइजरी ऑर्डर डेट है एक्चुअली में। तो अगर ये 10 साल में ऑर्डर पास करता है तो ये 11 साल हो जाएगा इधर फिर। 1 में आ रहा है पॉइंट? क्लियर? किसमें? इसमें नहीं, इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमने तो एक्सेप्ट किया था, सॉरी, हमने तो ये एक्सेप्ट किया था आरसीएम का, तो हम लोगों ने चैलेंज ही नहीं किया, तो इधर होगा ही नहीं। हाँ, बस बस। तो एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए सब, क्योंकि छोटा भी पॉइंट अगर डाल दिया और अगर ये आपको आ गया एग्जाम में, मतलब खुद से सॉल्व करने को, तो आपका पूरा पेपर फिर उस हिसाब से चेक होता है। देखो, चेकर का ना क्या रहता है, एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। वो स्टार्टिंग में क्या करता है, जो ट्रिकी पॉइंट है वो चेक करता है कि आपने उसको कैसे अपेयर किया। उसको अच्छे से किया है तो फिर आपके ऊपर भरोसा आ गया उसको,
अभी वो फटाफट मार्क्स देगा। अभी आपने थोड़ा ऊपर नीचे भी लिखा रहेगा फिर भी मार्क्स मिलेगा। देखो कुछ कुछ कैसा होता है ना, सेम लिखते हैं दो स्टूडेंट्स लेकिन मार्क्स एक को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने डिफिकल्ट वाले पार्ट को अच्छे से टैकल किया। तो चेकर का परसेप्शन बन गया कि डिफिकल्ट वाला इसको आता है तो इजी वाला आता ही होगा, उस हिसाब से फिर वो चेक करता है। तो किसी को 90 मिलता हुआ दिखते हम लोग और किसी को 40, 45, 50, तो उनके पेपर में ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो ट्रिकी पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छे से वो लोगों ने किया, और ये ट्रिकी पॉइंट में से एक है। चलो, the time span lost between date of decision of appellate tribunal and the date of decision of high court and date of decision of high court and supreme court shall be excluded। मतलब कि रिविजनल अथॉरिटी समझो कोई ऑर्डर के लिए वेट कर रहा है कि हाई कोर्ट ये ऑर्डर पास करे तो मैं उस हिसाब से रिवाइज करूं, तो जितना टाइम उसका रुकने में गया और रुकने वाले टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे। समझो कि हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चालू है, ऐसे ही केस पे उसने रिवीजन के लिए उठा लिया और सोच रहा है कि हाई कोर्ट फटाफट ऑर्डर पास करे तो मैं उसके बेसिस पे ये ऑर्डर को रिवाइज कर दूं, तो भी हाई कोर्ट को बहुत टाइम लग रहा है तो ये भी बहुत टाइम लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? हाई कोर्ट को अगर बहुत टाइम लगने वाला है टू रिवाइज सम टू पास सम डिसीजन, कोई केस लॉ पास करने के लिए उनको बहुत टाइम लग रहा है, 5 साल लग गया, तो ये 5 साल रुका है रिवीजन अथॉरिटी, तो 5 साल का टाइम लिमिट इसमें और बढ़ जाएगा। क्या क्या? हाँ, हाई कोर्ट अब तक काम कर रहा है उस पर। देखो सुनो, एग्जाम्पल करते हैं। समझो कि मेसर्स XYZ, ओके, ये एंटिटी जो है, ओके, ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी को GST/AD से जस्टिस नहीं मिला तो ये गया है हाई कोर्ट में, ओके, ऑन सम मैटर, बराबर। अभी इसने हाई कोर्ट में अपील फाइल किया, ओके, अपील फाइल्ड ऑन 31 अगस्त 25 एग्जाम्पल, ओके। अभी हाई कोर्ट इसके ऊपर काम कर रहा है, हाई कोर्ट को कोई टाइम नहीं है कि कब तक वो ऑर्डर पास करे, कभी भी कर सकता हो, ओके। तो हाई कोर्ट ने अज्यूम करो 28 फरवरी 2029 में ऑर्डर पास किया ये मैटर का। अभी हम लोग का जो केस था वो इसके मैटर से मिलता जुलता था, ओके। हम लोग का नाम समझो ABC, ओके, हम लोग का नाम ABC। अभी 1 जनवरी को ऑर्डर आ चुका है ऑफिसर का, ओके, हमारे फेवर में था RCM, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी RCM पे ऑफिसर ने रिवीजन करने को लिया है। अभी ऑफिसर बोलता है कि जो आपका केस है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू XYZ केस, ओके। ABC का जो केस है ये RCM वाला, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ XYZ, ओके। XYZ एंड ABC इन दोनों का केस सेम है। तो हाई कोर्ट जब ऑर्डर पास करेगा तभी रिवीजन अथॉरिटी क्लियर होएगा, तो रिवीजन अथॉरिटी इज वेटिंग फॉर हाई कोर्ट ऑर्डर, ओके। तो यहां पर हाई कोर्ट का ऑर्डर जब आएगा, मतलब बेसिकली जितना टाइम उसका रुकने में वेस्ट हुआ है, ओके, वो टाइम क्या हो जाएगा यहां पर एक्सक्लूड। सुनो पॉइंट, सुना नहीं क्या? हाँ हाँ, ये तो ऑफिसर बताएगा ना। हाँ, टाइम लिमिट नहीं बताया क्योंकि हाई कोर्ट भी अपना टाइम लिमिट नहीं बता रहा, तो जब तक हाई कोर्ट में केस चालू है XYZ का, तो ABC का भी केस यहां पर होल्डेड है। कौन समझाएगा? हाँ बरोबर है, तो इन शॉर्ट तो बहुत टाइम मिल गया उन लोग को। हाँ, नहीं पर उसको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि मतलब कुछ दूसरे केसेस की वजह से ये रुका है करके, ओके। फैक्ट्स मालूम पड़े, इंटीमेट तो कर लेंगे।
हाँ हाँ बरोबर है। इनकम टैक्स का बोल रहे हैं? कौन सा 64? अच्छा 16(4), हाँ हाँ। समझा नहीं, वापस पूछो। हाँ। हम्म, समझा नहीं, कौन सा टैक्स? हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ। नहीं लेगा वो, बराबर है। क्योंकि अपने फेवर में हो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो उसके बाद अभी हम लोग एडिशनल एविडेंस करेंगे। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल एविडेंस कैन नॉट बी सबमिटेड। देखो एडिशनल एविडेंस हम लोग सबमिट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि अगर समझो आप लोगों ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 4-5 बिल दिया था। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके, यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ पर जीएसटीएटी, ओके। अभी इधर क्या बोला जा रहा है, पहले खाली ब्रीफ ओवरव्यू समझ लेते हैं। ओके, ऑफिसर ने ऑर्डर पास करने से पहले ओके आपको पर्सनल हियरिंग पे बुलाया। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का बात चालू है। ऑफिसर ने ऑर्डर पास करने के पहले आपको हियरिंग पे बुलाया। हियरिंग पे बोला कि जो प्रूफ है वो लेके आओ। ओके, आपने आईटीसी लिया है तो बताओ बिल लेके आओ। तो हम लोग ने 5 बिल जो था वो यहाँ पर लेके गए। देखो टोटल 8 बिल था जिसका आईटीसी लिया था, उसमें से खाली 5 ही बिल हमको मिला, 3 बिल मिल नहीं रहा है। उसने ऑफिसर ने क्या किया, डिनाई कर दिया। बोलता कि ठीक है आपके पास बिल नहीं तो आईटीसी हटा दो। तो आईटीसी हटा दिया उसने। और उसने क्या किया, 3 बिल का आईटीसी रिजेक्ट करते हुए ऑर्डर पास किया। देखो टोटल 8 बिल था बोला मैंने, जिसका आईटीसी हमने लिया था, टोटल 8 बिल्स। लेकिन ये 8 में से हमारे पास कितने बिल हैं, 5। तो 3 बिल का आईटीसी रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि बिल ही नहीं, इनवॉइस होना चाहिए आईटीसी देने के लिए। तो यहां पर हमारे पास इनवॉइस नहीं होने की वजह से आईटीसी रिजेक्ट हो गया। अभी हम लोग गए अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपील फाइल किया। और भी कुछ मैटर होंगे, हम लोगों ने अपील फाइल किया। और अपील फाइल करने के बाद हम लोग यहां पर 6th एंड 7th 2 बिल हम लोग दे रहे हैं। ओके, देखो टोटल हम लोगों ने 5 बिल दे दिया। अभी हम लोग यहां पर 6th और 7th बिल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है 5 बिल के हिसाब से, और 2 बिल मिल जाए कंसिडर करो। इस एक्स्ट्रा बिल को कहा जाता है एडिशनल एविडेंस। समझ में आ रहा है क्या? ये एक्स्ट्रा बिल को हम लोग क्या बोल देंगे, एडिशनल एविडेंस। एडिशनल एविडेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, क्योंकि यहां पर नीचे दिया ही नहीं आपने ये बिल, इसीलिए ऑर्डर पास किया उसने। ओके, और अभी आप वापस हम लोग को दे रहे हो, क्या पता आप 8वां बिल जीएसटीटी में दे दोगे। ओके, 5 तो दे दिया, 6-7 इधर हो गया, 8वां बिल और ऊपर जाके दे देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, जो नीचे आप लोगों ने बिल दिया उसके बेसिस पे ही आपका लायबिलिटी डिटर्मिनेशन होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें गवर्नमेंट ये 6 और 7 नंबर का बिल एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या सीख रहे हम लोग? ओके, तो यहां पर एक्सेप्शन पढ़ेंगे। देखो पहले क्या लिखा पढ़ते, रूल 112 of CGST rules lays down that appellant shall not be allowed to produce before appellate authority or tribunal any evidence whether oral or documentary other than evidence produced by him in course of proceedings before the adjudicating authority or as the case may be appellate authority.
इसका मीनिंग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा। लेज डाउन दैट अपीलेंट शैल नॉट बी अलाउड टू प्रोड्यूस बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल। ओके, दो लिखा उधर, और यहां पर लिखा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी। ये लाइन का मीनिंग थोड़ा पढ़ के बताओ, जो सिखाया वही है। एकदम इजी है, सिखाया है, खाली उसको ठीक से स्ट्रक्चर करो। मैं तो आधे ब्रैकेट में लिखे है, इसके लिए ज्यादा इजी हो जाता है, डायरेक्ट में थोड़ा और टफ लैंग्वेज। हाँ बोलो। ओके, हाँ और थोड़ा अच्छे से बताओ, बराबर है, और अच्छे से बताओ। ओके, नहीं इधर तो दो लिखा है ना स्टेजेस, अपीलेट अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल लिखा है इधर। और हाँ, वेरी गुड। हाँ, समझ में आया क्या? देखो, अगर आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में 5 इनवॉइस दिया तो अपीलेट अथॉरिटी को 6-7 नहीं दे सकते, बराबर। अगर आपने अपीलेट अथॉरिटी को 5 इनवॉइस दिया था तो 6-7 जीएसटीटी को नहीं दे सकते। हाँ, मतलब कि एक का लोअर दूसरा हायर है, एंड ये जो हायर है ये आगे वाले का लोअर है। हाँ, मतलब लोअर अथॉरिटी को जितना दिया ना उससे ज्यादा हायर को नहीं देना। हाँ, वो मंगा सकता है। हाँ, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। वो लोग मंगा सकते हैं, हम नहीं दे सकते खुद से। हाँ 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 हाँ, बराबर है, बरोबर है। यस, अभी सुनो। अभी इसके कुछ एक्सेप्शन से हम लोग पढ़ते हैं। एक्सेप्शन, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एज द केस में बी द अपीलेट अथॉरिटी, ब्रैकेट में लिखा लोअर अथॉरिटी, मतलब कि ये लोग लोअर है तो इसका हायर कौन होगा? इसका हायर अपीलेट अथॉरिटी, इसका हायर जीएसटीटी। ओके, रेफ्यूज्ड टू एडमिट द एविडेंस, मतलब कि अगर लोअर अथॉरिटी ने एविडेंस एक्सेप्ट करने से मना किया तो हायर अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट अवर एविडेंस। देखो मैंने क्या बोला था कि ये दो एविडेंस सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ केस में कर सकते हैं। कौन से केस में कर सकते हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी कौन से केस में हम लोग एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। अगर ये 6-7 वाला जो इनवॉइस है ना, वैसे तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला था ये, पर अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। क्यों करना पड़ेगा वो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। कब करना पड़ेगा? जब लोअर अथॉरिटी ने मना कर दिया था ये एक्सेप्ट करने को, रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एविडेंस। वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, 31 दिसंबर आ गया मेरा, ओके आज ऑफिस बंद है, मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ, तुम लोग आओ बाद में। तो समझो कि उसने रिफ्यूज कर दिया, तो हम लोग फिर अपील अथॉरिटी में जाएंगे, बोलेंगे देखो हम लोग तो आए थे, अगर स्टैंप रहता है, इनवर्ड एंट्री रहता है मतलब गेट पे, तो वो सब बताएंगे हम लोग कि हम लोग तो आए थे बिल लेके, ऑफिस कॉपी है हमारे पास। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग को फिर अपील अथॉरिटी एडिशनल एविडेंस को सबमिट करने देगा। आ रहा है समझ में क्या बोला? क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अभी सब ऐसा ही है। Where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority. रोका नहीं गया था, was prevented by sufficient cause from producing the evidence, मतलब कि वो दे नहीं पाया था, हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो। ओके, he was prevented by sufficient cause ओके फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस, मतलब लोअर अथॉरिटी ने बुलाया तो था एविडेंस, 6 और 7 इनवॉइस मांगा था, पर मैं दे नहीं पाया था ड्यू टू सम रीजन। हाँ वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग दे नहीं पाए थे सफिशिएंट कॉस्ट की वजह से। समझ में आप? फिर वो दे सकते हम लोग।
सफिशिएंट कॉज रहेगा तो ही ऊपर वाला एक्सेप्ट करेगा। ओके, तीसरा, where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence before adjudicating authority or appellate authority, as the case may be, any evidence which is relevant to any ground of appeal। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, सेम ही है ना। हाँ, जो डिफरेंस थोड़ा इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, समझा क्या क्वेश्चन क्या पूछा हो, समझा? हाँ, 2 and 3 का डिफरेंस क्या? ओके, गुड। देखो, अभी थर्ड वाले में जब हम अपील फाइल कर रहे थे, सॉरी, जब हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिप्लाई कर रहे थे, ओके, तब हम लोग को एक एविडेंस देना चाहिए था। ओके, एक एविडेंस देना चाहिए था। हम लोग को लग रहा था कि ये समझ जाएगा। ओके, उसने उसने समझा ऐसा अपने को लगा और उसने ऑर्डर पास कर दिया। समझो पॉइंट क्या बोला? हम लोग को लगा कि समझ जाएगा, उतना लिखा उससे समझ जाएगा। हम लोगों ने केस लॉ कोट किया, लेकिन केस लॉ का कॉपी अटैच नहीं किया। देखो, ऐसा होता है कभी कभी, हम लोग समझो गूगल से कॉपी पेस्ट मारते हैं तो केस लॉ का नाम भी तो आ जाता है, लेकिन वो केस लॉ डाउनलोड करना पड़ेगा अपने को किधर से, तो सपोर्टिंग में डालने के लिए अनेक्शर 1 2 3 करके। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको केस लॉ का कॉपी नहीं दिया, ये बोल के कि वो समझ जाएगा, क्योंकि लिखा तो उधर केस का इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख दिया हम लोगों ने, ये केस लॉ ये बोलता है। ओके, अभी ऑर्डर आ गया। ओके, अभी अपीलेट अथॉरिटी के पास मेरे को जाना है। अभी अपीलेट अथॉरिटी के पास में केस लॉ लेके जा सकता हूं कि नहीं, वो हम लोग सोच रहे हैं। लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग के ग्राउंड ऑफ अपील को हम लोग को सपोर्ट करना है। हाँ, अभी हम लोग केस लॉ लेके जा सकते हैं। ओके, पर यहां पर क्या लिखा है, वेयर द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, मतलब कि हम लोग केस लॉ सबमिट तब नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजन। हो सकता है कि उस टाइम पे वो केस लॉ चालू रहेगा, केस चालू रहेगा, ऑनगोइंग रहेगा, और हम लोग अपील में जा रहे तब तक वो हाई कोर्ट ने डिसीजन सुना है, तो अभी हम लोग जा सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है पॉइंट? देखो, बहुत माइन्यूट है ये सब चीजें, तो ध्यान दो। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, बुक नहीं है तो किधर भी लिख दो, बेंच को छोड़ के। हाँ, हाँ, फर्स्ट वाले में मांग, सेकंड में मांगा है, थर्ड में हमको खुद से सबमिट करना चाहिए था। तो इसमें कॉल्ड अपॉन नहीं लिखा ना, इसमें लिखा ना कॉल्ड अपॉन। इसमें कॉल्ड अपॉन मतलब उसने बुलाया, हमने सबमिट नहीं किया। इधर उसने नहीं बुलाया, हम खुद से करने वाले थे, पर वो हमने नहीं किया। चलो, अगला वाला खुद से बता पाओगे? ये इसका रीजन थोड़ा बताओ। वो लिखना, वो लिख लो पहले, उसके बाद। हम्म अभी नहीं लिखोगे तो बाद में लेक्चर देखना पड़ेगा वो टाइम पे। ये पॉइंट का क्या एग्जांपल दिया था, बाद में आता है, अरे मैं बैठा था इधर।
आगे where the adjudicating authority or as the case may be appellate authority has made the order appealed against without giving opportunity to appellant to adduce evidence. एड्यूस मतलब कुछ एविडेंस को ऐड करना, एडिशनल एविडेंस रिलेवेंट टू ग्राउंड ऑफ अपील. बोलो इसका मीनिंग. हाँ बोलो, पढ़ के बताना. हाँ फर्स्ट वाला क्या था? हाँ वेरी गुड. देखो फर्स्ट वाला जो था ना उसमें क्या था, रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, मतलब हम तो लेके गए थे ओके पर वो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया. और इसमें हम लोग खुद लेके मतलब बेसिकली हम लोग लेके जाते अगर वो मांगता तो, लेकिन उसने मांगा ही नहीं और डायरेक्टली ऑर्डर ही पास कर. देखो मांगा और रिफ्यूज किया वो फर्स्ट, मांगा ही नहीं और ऑर्डर पास कर दिया वो फोर्थ. कौन समझ में आ रहा है? ऑर्डर पास कर दिया विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी. समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? देखो आगे, while taking the evidences reason for its admission shall be recorded in writing. देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो भी एविडेंसेस वो लोग एक्सेप्ट कर भी रहे तो उनको क्या करना पड़ेगा, ओके राइटिंग में लिख के एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा आया है. ओके उसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन बाय अपीलेट अथॉरिटी और जीएसटी एटी टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एए टू क्रॉस एग्जामाइन और विटनेस और प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन रिब्यूटल ऑफ एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस्ड. तो इसका मतलब ये है कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को पूछेगा कि सच में ऐसा हुआ था क्या, क्रॉस एग्जामाइन करेगा. या तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं उसने मना किया था लेकिन एक्चुअल में उसने मना ही नहीं किया होगा. तो यहां पर क्या बोला, देखो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन बाय अपीलेट अथॉरिटी टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. देखो इस तरीके से पढ़ना है इसको. देखो shall be given by appellate authority to adjudicating authority or shall be given by GSTT to appellate authority to cross examine the evidence or produce any evidence in rebuttal of additional evidence produced. मतलब कि जो एडिशनल एविडेंस आपने प्रोड्यूस किया उसके अगेंस्ट, मतलब ये एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके पास कुछ एविडेंस है तो दो. मतलब कि पर्सनल हियरिंग को बुलाया, आप आए ही नहीं और आप हायर अथॉरिटी को जाके बोलते हो कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको भी दैट इज ऑफिसर को क्या देना पड़ेगा कि वो आया ही नहीं था, ये एविडेंस देना पड़ेगा. समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है पॉइंट? उसके बाद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल. मतलब ये लोअर अथॉरिटी का बात कर रहे हैं कि हायर का? लोअर का क्या हायर का? लोअर का कि हायर का? कम ऑन, समझ में आया क्या? हायर का बात कर रहे हैं. मतलब हायर अथॉरिटी का पावर अफेक्ट नहीं होगा. क्या चीज का पावर अफेक्ट नहीं होगा? टू डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. मतलब वो अगर मंगवाना चाहता है तो मंगा सकता है, हम खुद से नहीं दे सकते. समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? हम लोग खुद से देना नहीं है, उसने मंगाया तो हम लोग दे सकते, एंड उसके मंगाने का पावर को रोकता हुआ ये रूल नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं. तो ये रूल में बोला है कि हम लोग सबमिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग मंगा नहीं सकते. उन लोग को जो एविडेंस चाहिए मंगा सकते हैं. हाँ यस. तो एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा. समझो कि ऑफिसर ने बोला कि ये बंदा आया ही नहीं था, ये जो बोल रहा है वो गलत है, तो फिर वो हमारा एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा. हाँ हम लोग गए ही नहीं थे पर्सनल हियरिंग को
और हम लोग हायर अथॉरिटी को जाके बोल रहे हैं कि हम लोग गए थे पर उसने मना किया, तो हायर अथॉरिटी लोअर वाले को पूछेगा कि ये मना किया, इसका एविडेंस है क्या आपके पास कुछ, या फिर ये आया नहीं था उसका कुछ है क्या प्रूफ। तो आप लोग बताओ कि देखो ये गेट इनवर्ड है इस दिन का, कभी आया बताओ। समझा पॉइंट? क्लियर हो गया ये रूल सबको? चलो उसके बाद ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी नहीं है। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि कौन अपील का हियरिंग में जा सकता है, मतलब अपील को रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? ओके, कोई भी कर सकता है। यहाँ पर लिखा है रिलेटिव, रेगुलर एम्प्लॉय, एडवोकेट, सीए, सीएमए, सीएस, जीएसटी प्रैक्टिशनर, इन शॉर्ट सब लोग। हाँ आर्टिकल छोड़ के, हाँ उसको रेगुलर एम्प्लॉय बता देंगे। रिलेटिव, हाँ हाँ वो ठीक है, वो एम्प्लॉयर के लेटर हेड पे लिख के आने का फिर कि एम्प्लॉय हो गया तो जा सकता है, एडवोकेट है तो भी बीकॉम में जा सकता है। ठीक है, तो देखो कोई भी जा सकता है पहली बात तो। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट specified indirect tax gazette officer having served for at least 2 years can appear as authorized representative after 1 year from the date of their resignation। मतलब कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का ऑफिसर था पहले, ओके, और वो ऑफिसर ने 2 साल से ज्यादा अगर काम किया रहेगा तो 1 साल का कूलिंग पीरियड के बाद वो बन सकता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर 2 साल से कम काम किया तो वो तुरंत भी बन सकता है, 2 साल से ज्यादा किया है तो उसका रिलेशन स्ट्रांग हो गया रहेगा। ओके, तो फिर वो क्या करने का, 1 साल के बाद भी जा सकता है। समझ में आएगा पॉइंट? क्लियर हो रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन, जीएसटी लॉ ऑल्सो प्रोवाइड सम डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु हैज बीन डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। ओके, गवर्नमेंट सर्विस से उसको निकाला गया हो, ओके, और रिमूव, मतलब उसने कुछ मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कुछ चोरी वोरी किया रहेगा, करप्शन किया रहेगा, उसको पकड़ा तो निकाल दिया उसको। उसके बाद हु इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस कंडक्टेड कनेक्टेड विथ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर जीएसटी लॉ और अंडर एनी अदर लॉ पास बाय स्टेट डीलिंग विथ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस। मतलब कि कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स के लॉ में अगर आप लोग ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी वजह से आप कन्विक्ट हुए हो, मतलब जेल वगैरह जाना पड़ा हो वगैरह, ओके, तो इस केस में आप लोग ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। तीसरा, person who is found guilty of misconduct by prescribed authority, guilty of misconduct, ओके, सीए का मतलब गिल्टी रहता है। प्रोफेशनल एथिक्स हुआ है तुम लोग का ऑडिट में? प्रोफेशनल एथिक्स हो गया ऑडिट में, क्या बात है। हाँ देखो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसमें अगर हम लोग ने समझो कुछ गलती किया, एडवर्टाइजमेंट किया वगैरह जो भी है, तो हम लोग को पकड़ा गया है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग को पकड़े गए, हम लोग फाउंड गिल्टी हुए, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, हम लोग ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या? हाँ, कौन सा एग्जांपल दो? हम्म, हाँ, नहीं नहीं चाहते जा सकते, मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ प्रोविजन कैसा रहता है, देखो, अगर किसी को भी भेजना होता तो इधर एनी वन लिखते, कैन भी लिखा है, ऐसा ऐसा नहीं लिखा है कि मतलब कि आर्टिकल नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जाने को जा सकता है, ये तो लिख के रखा है लोगों ने, मतलब कि इन लोग, हाँ लॉ साइलेंट है, जा सकते हैं पर विथ पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह लगेगा फिर उसके, लेटर ऑफ अथॉरिटी में बस, हाँ जा सकते जाने का। चलो।
देखो अभी आगे सेक्शन नंबर 120 हम लोग कर रहे हैं अभी, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आज जल्दी छूटेंगे शायद, देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टन केसेस, मतलब हम लोग कुछ केस में अपील फाइल नहीं कर सकते। अभी भी किया था ना, कुछ केस में अपील फाइल नहीं कर सकते। हाँ 4 केसेस था, अभी भी ये 4 पॉइंट्स है। इसका भी हेडिंग क्या है, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टन केसेस। ओके, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। देखो एक हम लोगों ने सीखा कि असेसी अपील कौन से केसेस में नहीं कर सकता, अभी हम लोग सीख रहे हैं डिपार्टमेंट कौन से केसेस में अपील नहीं कर सकता। देखो दोनों में डिफरेंस, 121 में था असेसी कब अपील नहीं कर सकता, बंद करने का। ओके, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ डिपार्टमेंट कब अपील नहीं कर सकता, समझ में आ गया, बंद किया। एकदम सिंपल है, एक ही केस है, मॉनिटरी लिमिट बस। लेकिन ये 4 पॉइंट क्या हो समझेंगे। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ अपील बाय जीएसटी ऑफिसर इफ इट इज बिलो मॉनिटरी लिमिट। ओके, इफ इट इज बिलो मॉनिटरी लिमिट, मतलब मॉनिटरी लिमिट से अगर कम है तो ऑफिसर कैन नॉट अपील। ओके, मॉनिटरी लिमिट से अगर कम रहेगा तो ऑफिसर कैन नॉट अपील। मॉनिटरी लिमिट प्रिस्क्राइब है अभी, ये मॉनिटरी लिमिट है। ओके, 20 लाख, 1 करोड़ एंड 2 करोड़। तुम लोग के बुक में नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट है। तुम लोग को शीट मिलेगा ना, हाँ देखो सुनो, मॉनिटरी लिमिट उसमें लिखा हुआ सब, अमेंडमेंट है। देखो इसमें क्या है, मॉनिटरी लिमिट से कम रहेगा तो ऑफिसर कैन नॉट अपील। अभी इसमें और भी कुछ लिखा है, दिस प्रोविजन शैल नॉट प्रिक्लूड सच ऑफिसर फ्रॉम फाइलिंग अपील इन एनी अदर केस इन्वॉल्विंग सेम और सिमिलर इशू। सोच के बताना है क्या लिखा है, सोचो, खाली 1 मिनट सोचो, तुम लोग को जो समझ में आ रहा है। अपील उसमें देखो सुनो, बराबर है। इसमें क्या बोला, समझो मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 जने हैं। ओके, हम लोग मिस्टर ए, ओके, मॉनिटरी लिमिट एग्जांपल गवर्नमेंट ने 10 लाख प्रिस्क्राइब किया। ए के केस में ऑफिसर ने हम लोग के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। ओके, ए के केस में हम लोग ओके, हमारे केस में ऑफिसर ने हमारे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया एंड केस का मैटर था 4 लाख रुपए का। अभी डिपार्टमेंट को बहुत गुस्सा आया कि ऐसे अपना ये ऑफिसर है, ओके प्रॉपर ऑफिसर, उसने ऐसे कैसे ए के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। डिपार्टमेंट को बहुत गुस्सा है, तो डिपार्टमेंट क्या करना चाहिए, अपील करना चाहिए। लेकिन सिंस मैटर वाज बिलो 10 lakhs डिपार्टमेंट कैन नॉट फाइल अपील। ओके, फिर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, पर डिपार्टमेंट तो अपील फाइल नहीं कर पाया। अभी बी का केस आया, ओके बी का केस आया, मैटर था 50 लाख का, सेम मैटर बट खाली वैल्यू ज्यादा था। अभी बी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं बोल सकता कि ए के मैटर में आपने तो अपील फाइल नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या, ए के मैटर में तो आपने अपील फाइल नहीं किया ना, सेम मैटर था, आपने उधर अपील नहीं किया, इधर क्यों कर रहे हो। हाँ, ओके, उसके मैटर में आपने अपील फाइल नहीं किया, इधर क्यों कर रहे हो। इधर कर सकता है क्योंकि उधर नहीं करने का रीजन वाज नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविजन बट इट वाज सिंस इट वाज बिलो मॉनिटरी लिमिट। समझ, अभी पढ़ो वापस। दिस प्रोविजन शैल नॉट प्रिक्लूड सीजीएसटी ऑफिसर फ्रॉम फाइलिंग एप्लीकेशन इन एनी अदर केस, मतलब दूसरे केस में कर सकते हैं,
उसके बाद क्या लिखा है, सेम लाइन लिखा है, खाली अलग एंगल से लिखा है। ये पढ़ो एक बार, अभी समझेगा। वेरी गुड। वेरी गुड। हम लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते कि भाई तुम लोगों ने उधर अपील नहीं किया तो इधर भी मत करो। वो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि ऑफिसर दूसरे केस में अपील फाइल कर सकता है, दूसरे केस में बोल रहा है कि अस्सी झगड़ा नहीं करना चाहिए कि उधर फाइल नहीं किया इधर क्यों कर रहे हो। पॉइंट समझा क्या? दोनों एक ही मीनिंग है उसका। हाँ, उसके कंटिन्यूशन में ये थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, द ट्राइब्यूनल और कोर्ट हियरिंग सच अपील shall have regard to the circumstances for non filing of appeal। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, ए का केस फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए का था, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल नहीं किया, क्या पता मॉनिटरी लिमिट की वजह से अपील नहीं किया या फिर प्रोविजन एक्सेप्ट कर लिया उसकी वजह से नहीं किया, क्या मालूम, नहीं मालूम है। अभी 50 लाख का मैटर आते हुए उनको को बहुत ऐसा लगा 50 लाख चले जाएगा, चलो अपील कर लेते, तो क्या करना पड़ेगा? देखो ट्राइब्यूनल मतलब जो हाई कोर्ट, मतलब हायर अथॉरिटी और कोर्ट, हियरिंग सच अपील शैल हैव रिगार्ड टू सर्कमस्टेंस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब डिपार्टमेंट ने अपील फाइल क्यों नहीं किया था वो सोचो, क्या 10 लाख से कम था इस वजह से नहीं किया, या पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया इस वजह से नहीं किया? अगर पोजीशन एक्सेप्ट किया उस वजह से नहीं किया तो अभी भी 50 लाख के सामने नहीं कर सकता, अगर मॉनिटरी लिमिट की वजह से नहीं कर पाया था तो अभी भी कर सकता है। पॉइंट समझ में आया क्या? तो हायर अथॉरिटी शैल हैव रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंस। हाँ, हायर अथॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ने एक एक केस में क्यों अपील फाइल नहीं किया, नहीं वो सोचना पड़ेगा। देखो बिलो भी था और क्या पता उसने पोजीशन एक्सेप्ट ही किया हो, तो डिपार्टमेंट ऐसा अंदर से मानता हो कि यार बरोबर किया ऑफिसर ने, और एक्चुअल में मैटर भी 10 लाख से कम है, तो देखने के तो दो रीजन हो गया अंदर ही, पर डिपार्टमेंट का माइंड में क्या था वो सोचना पड़ेगा। बिलो 10 लाख था इसीलिए नहीं किया, या पोजीशन हम लोग को अच्छा लगा, मतलब प्रॉपर लगा कि ये सही जा रहा है तो नहीं किया, तो जो भी रीजन रहेगा वो सोचना पड़ेगा। इफ द रीजन वॉज जस्ट मॉनिटरी लिमिट देन दूसरे केस में अपील करो, और अगर रीजन वॉज एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रोविजन तो दूसरे केस में नहीं कर सकते। समझा पॉइंट? तो ये ढूंढना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी ढूंढेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, रिवीजन करेंगे। देखो रिवीजन का पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, हाँ अपील नहीं किया तो मान लेंगे पोजीशन एक्सेप्टेड। यस यस, मानेंगे। नहीं कर सकते, नहीं। नहीं पर क्या पता टाइम लिमिट के वजह से ही किया हो, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा हर चीज टाइम पे करता है, नॉर्मली देखा गया। तो डिपार्टमेंट अगर टाइम लिमिट के बाद भी नहीं कर रहा है मतलब इट इज डीम्ड कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और 6 महीना मतलब ज्यादा टाइम दिया, 80 से डबल टाइम दिया उन लोग को। ओके, तो डिपार्टमेंट ने 6 महीने तक नहीं लिया एक्शन मतलब उनको एक्सेप्टेड है, फिर रिवीजन के पावर ले लेंगे हम लोग। वो तो देखना पड़ेगा उसके लिए, आपका केस लॉस वगैरह हो गया वो देखना पड़ेगा, उसका पीछे पीछे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको डिपार्टमेंट से मालूम नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि आपको एक्सटर्नल नॉलेज लगाना पड़ेगा। हाँ, 0.3
.3 क्या बोलता है? नो पर्सन शाल कंटेंट दैट ऑफिसर हैज एक्विसाइज्ड इन डिसीजन, मतलब कि उसने डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है, ऑफिसर ने डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है एक ही केस में। ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, इस वजह से अपील नहीं किया, तो मेरे मैटर में भी क्यों कर रहे हो, ऐसा कोई पर्सन ने नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, फोर्थ पॉइंट, थर्ड और फोर्थ में। हाँ, फोर्थ में वही है, देखो सब में वही है। सुनो सुनो, सब में ओवरऑल वैसा ही है। सुनो सुनो, इसमें क्या लिखा है? द ट्राइब्यूनल हियरिंग द केस, और हाई कोर्ट जो भी है, हियरिंग द केस shall have regard to the circumstances for non filing of appeal। ओके, उन लोगों ने अपील फाइल क्यों नहीं किया वो सोचेंगे। हाँ, अगर मॉनेटरी लिमिट के वजह से नहीं किए, हाँ नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन यहां पर खाली इतना बोला है कि ट्राइब्यूनल को देखना पड़ेगा। हाँ, ट्राइब्यूनल को देखना पड़ेगा। ओके, ट्राइब्यूनल को देखना पड़ेगा कि कौन से केस, क्या रीजन था अपील फाइल नहीं करने का। अगर सच में रीजन था कि मॉनेटरी लिमिट, तो अपील फाइल कर रहे हो तो ओके, और अगर पोजीशन एक्सेप्ट किया उस वजह से नहीं किया तो अभी भी नहीं करना, ये खाली इंश्योर करना है ट्रिब्यूनल को एंड कोर्ट को, बस ऐसा लिखा। आया समझ में? क्लियर है क्या? चलो दैट्स इट विद दिस चैप्टर। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर ले। ब्रेक चाहिए क्या? हाँ ठीक है, ले लो। क्या